हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी जो है 6 का जो 30 तक कर चुके थे, आज ये चौथा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मतलब इसमें आपको दो तरह से पढ़ना पड़ेगा, दो तरह की सभ्यताएं आप देखेंगे, ठीक है ना। सभ्यता नहीं कह सकते, संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि इसका विकास भी उस तरह से नहीं हुआ था। तो पहला आप देखेंगे किताबों के बारे में, ठीक है ना, और दूसरा देखेंगे कब्रों के बारे में। तो ये दो क्षेत्र आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो पहला है कि आपको जो है सबसे पहले जब आप किताब के बारे में देखना शुरू करते हैं, तो किताब जब भी आपको कह रहा है तो यहाँ पे आपको वेदों के बारे में बताया जा रहा है, वेद, ठीक है ना। तो वेद क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। पहली तो आप यही याद कर लीजिएगा कि जो वेद हैं क्या है कि दुनिया के जो है प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। और वेदों की संख्या कितनी बताई जा रही है, तो वेदों की संख्या 4 बताई जा रही है, जिसमें आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। और सबसे पुराना वेद अगर पूछे कि कौन सा है, तो ऋग्वेद लगा दीजिएगा। सबसे पुराना वेद आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद था। और इसका डेट भी याद रखिएगा, 35 जो है साल पहले ये हुआ था, मतलब 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। अब सबसे दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर ऋग्वेद में क्या था। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है ज़्यादातर क्या थी, प्रार्थनाएं थी। प्रार्थनाओं को यहाँ पे क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि प्रार्थना की जा रही थी। प्रार्थना किसके लिए की जाएगी, देवी और देवताओं के लिए। और इन प्रार्थनाओं को ही क्या कहा गया है, जो आप कह सकते हैं कि टेक्निकल शब्द आप कह सकते हैं, सूक्त कहा गया है। तो और सूक्त का मतलब भी जान लीजिए। सूक्त का मतलब हो रहा है अच्छी तरह से बोला गया। जिस भी प्रार्थना को अच्छी तरह से बोला जाता है तो उसे क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल ही गया कि किसमें किसके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। तो प्रार्थनाएं मुख्यतः जो है देवी देवताओं के लिए की जाती थी, ठीक है। और उसके बाद से देवी देवताओं के लिए प्रार्थनाएं की गई है। तो इसमें मुख्यतः जो है आपको 3 देवताएं दिखेंगे, जो उस समय आप आज के डेट में देखते हैं कि इंद्र, विष्णु जो है, ब्रह्मा, ये सब दिखते थे। लेकिन उस समय काफ़ी लोग प्रैक्टिकल जो है देवी देवता भी जो उनको सामने दिखती थी उन्हीं को बनाते थे, ठीक है ना। तो इसमें आप 3 देवता मुख्य रूप से देख रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 देवता आप देख सकते हैं। तो इसमें जो 3 देवता हैं वो हैं आपको जो है, पहला है अग्नि। तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल लोग में आप देखिएगा तो आग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आग के अग्नि को एक देवता माना गया। इंद्र को क्या माना गया, युद्ध से संबंधित माना गया। सोम क्या माना गया, सोम कहा गया एक पौधा था जो खास पेय देता था। आप देखिएगा सब प्रैक्टिकल देवता हैं। इंद्र को युद्ध का देवता, क्योंकि जो आप देखिएगा जब ऋग्वेद था तो ऋग्वेद मतलब मुख्यतः ना एक योद्धा कम्युनिटी से बिलोंग करता था। जो आर्य कहे गए थे वो कहीं ना कहीं जो है उनको एक विश्व मतलब कि योद्धा के रूप में माना जाता है। दूसरा चीज़ है कि अगर वैदिक प्रार्थनाएं, मतलब जो ये प्रार्थनाएं देवी देवताओं को की गई थी, इसकी रचना किन्होंने की थी, अगर ये सवाल आ जाए तो याद रखिएगा कि आपको इन्होंने इसकी रचना क्या की थी, बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर जो है वेदों को लिखा था। और एक चीज़ और रखिएगा कि जिस समय इसे वेद को लिखे जो है वेद की रचना हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि किसी पुस्तक पे या किसी बुक पे इसे लिख दिया गया था। बहुत सालों तक इसे क्या किया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था, कंठस्थ करवाया गया था जो है आचार्यों के द्वारा, ठीक है ना। आचार्य जो होते थे वो क्या होते थे, इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में क्या करते थे, जो है इन्हें कंठस्थ करवाते थे और ट्रांसफ़र करते होते होते एक से दूसरे तक ये पहुँच जाता था। मुख्यतः जो है आप बहुत अधिकांश सूक्तों की रचना जो है ज़्यादातर जब पूछेगा कि ज़्यादातर सूक्तों की रचना किन्होंने की थी, पुरुषों ने की थी, लेकिन कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है ना। ऋग्वेद की आपसे पूछे भाषा क्या था, तो भाषा आप प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहेंगे कि, ठीक है ना। जो आज के डेट में जो संस्कृत पढ़ी जाती है वो नहीं थी, उससे थोड़ी सी ये जो है अलग भाषा थी। यही कारण है कि ऋग्वेद को जो है पढ़ना जो है वेदों को काफ़ी जो है कठिन होता है, और आगे चल के उसकी कई तरह से पढ़ने के तरीके बताए गए थे। आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये देखिए संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में कुछ बात कही जा रही है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये कहा जाता है कि संस्कृत, अगर आपसे पूछते, ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि संस्कृत जो है संस्कृत किस परिवार से, किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो आप उससे लगाइएगा कि भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोप परिवार से इसका जो है परिवार का ये हिस्सा है, ठीक है ना।
ये है भारोपीय। संस्कृत किससे संबंधित है, किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये है भारोपीय से। और भारत की कई भाषाएं जो होती हैं क्या होती है, इससे जो है संबंधित है। तो आप मुख्यतः देखिएगा तो ये जो आपको गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये आप देखिएगा 3 तरह से यहाँ पे भाषाओं का डिवीज़न किया गया है भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आप देखिएगा कि एक तो आपको देखेगा, मुख्यतः आपको दिखेगा वो जो है पूरा भारत को देखिएगा तो ये पहला एक उत्तर भारत के रूप में किया गया है, फिर मध्य भारत के रूप में किया गया और दक्षिण भारत के रूप में किया गया है। इस 3 तरह से जो है भारतीय भाषा परिवार जो है बना के इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत में जो है 3 भाषा परिवारों का उपयोग किया जाता था। एक तो हो गया भारोपीय, ठीक है ना, जो आप भारोपीय देख रहे हैं तो ये आप मुख्यतः उत्तर के साइड में देखेंगे। जैसे कि आप देखिए गुजरात भी आपको उत्तर, कहीं ना उत्तर और पश्चिम जो है पश्चिम का एरिया लगता है, हिंदी, ठीक है ना, कश्मीरी, सिंधी, ये सब। फिर आपको दिखेगा एशियाई भाषा, एशियाई भाषाओं के अंतर्गत यहाँ पे क्या रखा गया है, फारसी। फारसी मतलब जो कि आप देखिएगा जो है मुस्लिम कम्युनिटी की या ईरान वगैरह में ज़्यादा बोली जाती है। और यूरोप की भाषा आपको पता ही है कि ये अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब क्या है जो है ये यूरोप की भाषा है। उन्हें एक, ठीक है ना, आगे जब हम वो बोलते हैं तो फिर उन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे, ठीक है ना, ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। अब हम भारत में आ जाते हैं कि उपमहाद्वीप मतलब कहा जा रहा है, तो उपमहाद्वीप का मतलब भारत से ही है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में आप देखिएगा कि जो पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत जो आप दिख रहा है आपको, पूर्वोत्तर जो है पूर्वोत्तर प्रदेश, ठीक है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह जो साइड है, ठीक है ना, पूछ रहा है वहाँ पे किस तरह की भाषा बोली जाती है। तो वहाँ पे मुख्यतः जो है तिब्बती वर्मा परिवार का जो भाषा बोला जाता है। आपने उधर देखा कि उत्तर साइड में और पश्चिम साइड में आपको मतलब भारोपीय भाषा बोली जा रही है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको तिब्बती वर्मा जो है तिब्बती वर्मा परिवार का भाषा आपको दिख रहा है। उसी तरह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। आपको 3-4 तरह के परिवार का भाषा का मिल रहा है। एक हो गया आपको तिब्बती वर्मा परिवार, दूसरा होगा यूरोपीय, तीसरा हो गया आपको जो है द्रविड़ भाषा परिवार और एक आपको मिलेगा उसके बाद से आपको मिलेगा जो है ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार, ठीक है ना। और तीसरा आप जो है आप चौथा देखिएगा ऑस्ट्रेलियाई जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ठीक है ना। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको झारखंड और मध्य भारत में ये देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत का जितना एरिया है वो आप जो है मुख्यतः द्रविड़ परिवार का भाषा था और द्रविड़ से और जो आर्य से जो है इनका जो है संघर्ष जो है ऋग्वेद में ये चलता रहा था और इसी कारण से जो है आज भी जो है ये विवाद का विषय है कि जो है जो ऋग्वेद की जो ग्रंथों की रचना की है वो आर्यों ने की है या द्रविड़ परिवार लोगों ने की है। तो इस तरह से आप 4 आधार पर इसे बांटा गया है। पहला आप देखिएगा जो है यूरोपीय मतलब भारतीय यूरोपीय भाषा जो है, ठीक है ना, जो आपको मुख्यतः पश्चिम और उत्तर के साइड में आपको दिखेगा। फिर दूसरा आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन सा आपको तिब्बती परिवार जो है वर्मा तिब्बती परिवार देखिएगा। दक्षिण भारत का जितना भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम दिखेगा तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हो जा रहा है। और झारखंड और मध्य भारत में आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भाषा परिवार से संबंधित हो जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, हो सकता है इसमें से इस तरह से क्वेश्चन आपको लगाने को भी मिलाने को दे दिया जाए। उसके बाद से आप देखिएगा यहाँ पे कह दिया गया है कि आप यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया है कि जैसे कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था उसका श्रवण मतलब सुनना होता है, ठीक है ना, सुनाया जाता था और न कि इसे पढ़ा जाता था, क्योंकि पढ़ा इसलिए नहीं जाता था किसी चीज़ में लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ा कैसे जाएगा। तो सदियों तो पहली बार जो है इसकी आप याद रखिएगा पहली बार छपी थी, ठीक है ना, सदियों बाद बहुत समय बाद इसकी छपी गई थी और मुश्किल से आप 200 साल पहले ही इसकी आप जो है जब अंग्रेज़ों का शासन रहा होगा उसी समय इसको जो है पहली बार इसे छपने का काम किया गया था। इससे पहले तक इसे सिर्फ कंठस्थ करके एक से दूसरे लोग तक ट्रांसफ़र करा दिया जाता था। अब क्या था, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, पहले सवाल यही पूछा जाता है, जब लिखा हुआ नहीं था तो अध्ययन कैसे करते थे। तो इतिहासकार मुख्यतः पुरातत्ववेताओं की तरह ही जो है क्या होता था भौतिक अवशेषों का उपयोग करते थे और साथ में ही क्या होता था वो जो है लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे, क्योंकि बाद में जब इसे लिख दिया गया था तब उसके बाद ही ये किया गया होगा, ठीक है ना।
और इसके बाद आप देखिएगा कि ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में भी है, ठीक है ना। जो सूक्त हैं, कुछ सूक्त जो है ऐसे भी हैं, ऐसे तो श्लोक के रूप में है, लेकिन कुछ है क्या है वार्तालाप के रूप में भी है, जिसमें विश्वामित्र और जो है 2 नदियों के बारे में बातचीत की गई है, जिसमें व्यास और सतलुज के बीच में बताया जा रहा है कि ये दोनों ने बातचीत की थी। वो बातचीत क्या की गई थी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है। ये देखिए, ये ऋग्वेद का जो है आपको एक पांडुलिपि दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको ऋग्वेद का पांडुलिपि दिखाया जा रहा है और ये जो है भूर्ज छाल पर लिखा गया था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये दिया गया है कि जो है ये ऋग्वेद की पांडुलिपि है और ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया पांडुलिपि है और 150 साल पहले ही ऋग्वेद में पहली बार छापने का इसका काम किया गया था। और इसका बाद में इसका क्या किया गया था, इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था। और ये रखा कहाँ गया है, यह रखा पुणे महाराष्ट्र में, इसको जो है पुस्तकालय है वहाँ पे इसको अभी सुरक्षित रखा गया। ये विश्वामित्र और नदियों के बारे में जो बातचीत होता है वो उसमें कहते हैं, वो नदियों को जो है आह्वान करते हैं कि नदियाँ जो है उतर कर आएँ। इसमें मुख्यतः आपको 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है नदियों की तुलना किससे किससे की गई है, तो घोड़े और गाय से नदियों की तुलना की गई है। यानी कि यहाँ पे घोड़ा और गाय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता होगा, काफ़ी इसका महत्व दिया जाता होगा। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में घोड़ा और जो है, क्योंकि घोड़ा मुख्यतः आर्यों के द्वारा, शायद अगर स्थानांतरण की बात मान लिया जाए कि आर्य जो है एक जगह से दूसरे जगह पे आए थे, ठीक है ना, मध्य एशिया से कहा जाता है कि आए थे, तो इसके लिए आप उनके लिए जो है साधन के रूप में घोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते थे। और गाय चूँकि लेन देन की एक मुख्य वस्तु थी, क्योंकि उस समय तक मौद्रिक के जो है मनी के रूप में, पैसा के रूप में लेन देन शुरू नहीं हुआ था, तो एक दूसरे के जो है लेन देन का काम ये गाय ही उसका आधार हुआ करती थी, ठीक है ना। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये देखनी है कि यहाँ पे मुख्यतः आप देखिएगा कि उनकी जो बसावट का क्षेत्र भी रहा था, तो ये सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही रहा था। इसीलिए आपको इनकी बहुत बार इसकी चर्चा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप जमुना और गंगा जो आप देख रहे हैं, तो वो सिर्फ एक बार ही आप उनके बारे में उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि और जिसका उल्लेख जितना बार अधिक हुआ, अधिक बार आपको मिलेगा, इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। उसके बाद से आप देख लीजिए यहाँ पे घोड़े, मवेशी और रथ के बारे में, मतलब वो किस तरह के घोड़े मवेशी होते थे, वो उसके बारे में मुख्यतः बात की जा रही है। तो ऋग्वेद में आप देखिएगा कि बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए जो है प्रार्थनाएं की जाती थी, मुख्यतः पुत्रों के लिए प्राप्ति की जाती थी। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि घोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मवेशी भी इंपॉर्टेंट थे, बच्चे खास करके पुत्रों के लिए और घोड़े के लिए जो है क्या होती थी, अनेक प्रार्थनाएँ की गई थी। लड़ाइयाँ किसके किसके लिए होती थी, लड़ाइयाँ याद रखिएगा मवेशियों के लिए भी होती थी, कभी कभी ज़मीन के लिए भी होती थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और वो भी उन ज़मीनों के लिए होती थी जो चारागाह के लिए इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि उस समय ऋग्वेद के समय जो अर्थव्यवस्था का जिस पर डिपेंड था, वो जो है मुख्यतः पशुपालन में ही के लिए ही डिपेंड था। अभी तक जो है जब कृषि जैसी व्यवस्था बहुत अधिक पैमाने पर नहीं की जा रही थी, ठीक है ना। उसके बाद से आप देखिएगा कि और उसके लिए आप चारागाह हो और साथ में जौ जैसी जल्दी उपजने वाली फसलों के लिए जो ज़मीन अच्छी होती थी उसी के लिए हो जाता है। कुछ लड़ाई जो है लोगों को बंदी, मतलब गुलामी व्यवस्था भी यहाँ पे चल रही है, आपको गुलाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। बंदी बनाने का मतलब ये है कि गुलाम जो है बनाया जाना। और जीते गए धन का जो है बंटवारा कैसे कैसे होता था, याद रखिएगा। तो आपको ये मुख्यतः इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि समाज की व्यवस्था कैसी थी। तो समाज में आपको कौन कौन लोग दिखेंगे, तो समाज में आपको एक सरदार दिखेगा। सरदार मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता था, ठीक है ना। और सरदार रख सकते तथा कुछ हिस्से आप देखिएगा पुरोहित आपको दिखेंगे, उनमें बांट दिया जाता था। और फिर धन का आम जनता में बांट दिया जाता था और कुछ धन को संरक्षित कर दिया जाता था, किस लिए, यज्ञ के लिए, ठीक है ना। ये 4 लोगों में धन का जो भी जीते जाते थे युद्ध में, जो है उस समय भी युद्ध में जीते जाते थे धन, मतलब युद्ध की काफ़ी उसमें भूमिका रही थी। आपस में ही लोग लड़ते रहते थे, ठीक है ना, एक जन दूसरे जन से, ठीक है ना। और द्रविड़ और आर्य उनके बीच में भी झगड़े हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है उनमें जो जीत जाते थे और जो भी मिलता था, तो उसमें सरदार मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति राजा जैसे पद के लिए। फिर पुरोहित जो है जो चूँकि यज्ञ वगैरह कराते थे, तो इनका, और आम जनता और यज्ञ के लिए, क्योंकि यज्ञ उस समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उस समय था जो है यज्ञों का।
और यज्ञ में आहुति दी जाती थी। यहाँ पे यज्ञ देख लीजिए, ठीक है ना, यज्ञ यज्ञ होता था। यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि पूजा पाठ के जो है क्या क्या तरीके होते थे, तो आपको एक स्तुति आपको याद रखना है, ठीक है ना, स्तुति याद रखना है। दूसरा जो है धार्मिक व्यवस्था में अगर आपको कह दे कि धार्मिक व्यवस्था में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसमें पहली तो स्तुति होती थी और दूसरा जो है आपको यज्ञ करना होता था। ये दो इम्पॉर्टेंट जो है क्षेत्र थे, जो है जिसमें जिस जगह धार्मिक स्थल पर अगर देखा जाए। और अगर पूछे आपको अलग से ऐसे दिया जाए कि धार्मिक व्यवस्था के बारे में लिखिए, तो यहाँ पे आप जो है अब ईश्वर के बारे में, अगर देवता के बारे में आपको देना होगा, मतलब इसमें एक तो आपको देना होगा स्तुति के, मतलब कि देवी देवताओं की स्तुति, और दूसरा यज्ञ की व्यवस्था लिख दीजिएगा। फिर आप देख लीजिएगा देवी देवता कौन कौन से थे, ये आप देख लीजिएगा। तो देवी देवता आपको पता ही है, जो है आग, इंद्र, और जो है आप सोम यज्ञ, जो है जो सोम जो देव पौधा था उसके लिए जो है वो देवी देवता माने जाते थे इसके लिए। और जो है देवी देवता, और आप यहाँ पे देखिएगा यज्ञ में क्या होता था, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। और आहुति किसके लिए दी जाती थी, जाहिर सी बात है देवी देवताओं को ही दी जाएगी आहुति। और इसमें क्या किया जाता था, तो घी दिया जाता था, अनाज दिया जाता, कभी कभी जानवरों को भी आहुति, मतलब बलि, पशु को भी उसमें जो है यज्ञ में आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष ही युद्ध में भाग लेते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये लेकिन कोई स्थायी सेना नहीं थी कि आप कहेंगे कोई स्थायी सेना थी। और लोग जो है सभा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जगह होता था जो है ऋग्वेद में, ठीक है ना। सभा की इंपॉर्टेंस था क्योंकि सभा में ही जो सारे लोग मिलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। और साथ में ही सरदार भी चुनते थे, मतलब जो भी वहाँ के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे उसमें, और सरदार किसे चुना जाता था, तो सरदार जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। चूँकि आप देखिएगा यहाँ पे योद्धा का काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। इसका मतलब है कि जो आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में जो है क्या होता था कि यह युद्ध की काफ़ी प्रचलित था, मतलब युद्ध की काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया था। चूँकि लोग ट्रांसफ़र मानते थे, आर्य क्या होते थे, मध्य एशिया से आए हुए मानते थे, तो उन्हें अपने आप को यहाँ स्थापित करने के लिए जो यहाँ के द्रविड़ लोग होते थे या फिर जो यहाँ के लोकल होते थे, उनसे कहीं ना कहीं युद्ध करना पड़ रहा होगा। इसीलिए आपको पूरे के पूरे इस व्यवस्था में आपको जो है आप देखेंगे कि युद्ध की काफ़ी बात की जा रही है। फिर समाज का वर्गीकरण देखते हैं हम, समाज या लोगों का इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप समाज का वर्गीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो समाज का वर्गीकरण का आधार क्या क्या था आप देख लीजिएगा। अभी जो है वंश परंपरा नहीं आई है, जाति प्रथा नहीं आई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप मुख्यतः देखिएगा, तो जो यहाँ पे आप जो देखिएगा काम के आधार पे होता था, भाषा अगर अलग अलग बोलते थे उसके आधार पे होता था, परिवार या समुदाय के निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर होता था। सांस्कृतिक मतलब लोगों का कल्चर कैसा है, कैसे वो लोग जीवन जी रहे हैं, इसके आधार पर किस घर में रहते हैं, कैसा निवास स्थान है, या फिर परिवार या समुदाय के काम के। अब काम के आधार पर इसके बंटवारा को देख लिया जाता है। तो काम के आधार पर ये देखिए बंटवारा को देखा जा रहा है। तो काम के आधार पर जब बंटवारा को किया जा रहा है, तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले आपको एक ब्राह्मण जो है या पुरोहित, ठीक है ना, पुरोहित और ब्राह्मण इक्वल ही होते हैं। पुरोहित और ब्राह्मण इक्वल, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, तो आपको पता ही है कि ये यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। इनका मुख्य कार्य था यज्ञ करवाना और अनुष्ठान करवाना। दूसरा आपको राजा दिखते हैं, राजा आता है, मतलब समाज का इस तरह से डिवीजन हुआ है, ठीक है ना। और राजा था जिसके बारे में आप राजा का मतलब ये समझ लीजिएगा कि ऐसा राजा नहीं जो कि आप बाद में जो राजा पढ़ेंगे बड़ा बड़ा चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, इस तरह के राजा की कल्पना नहीं की गई है। यहाँ पे सिर्फ जो है कल्पना मतलब है कि एक जिसमें युद्ध करने का कौशल और जो थोड़ा बहादुर हो, तो उसे एक इम्पोर्टेंट आदमी की तरह जो है चुन लिया जाता है। सरदार भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े महल रहे हों, उनके पास स्थायी सेना हो, तो मतलब ये आप सीधे से जान लीजिएगा, नहीं उनके पास बड़े बड़े महल राजधानियाँ में रहते थे, न उनके पास सेना थी और न ही कर व्यवस्था थी। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे अभी तक कर वसूली की व्यवस्था नहीं चुनी गई है। और न ही राजा के मरने के बाद जो है क्या होता था, उनके डायरेक्ट उनके पुत्र जो है शासक बन जाते थे, पुत्र नहीं बनते थे। सभा में जो भी चुनाव होता था और जिस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट माना जाता था उसी को ही चुन लिया जाता था एज ए राजा। बेटा मतलब वंशानुगत जो है वंशानुगत अभी जो है राजा के अभी कल्पना जो है ऋग्वेद में नहीं आई थी। अब हम आ जाते हैं जनता या पूरे समुदाय के लिए। यहाँ पे आप तीसरा शब्द देखेंगे, आपने पुरोहित देखा, राजा देखा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है जनता मतलब आम लोग, ठीक है ना। 3 समुदाय हो गया आपको, ये
जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द आपको मिलेगा। पहला होता है जन, ठीक है ना, और ये प्रयोग हिंदी और अन्य भाषा में आज भी होता है। जन, जन मतलब जनता हुआ, और दूसरा शब्द होता है विष, विष मतलब विष जिससे वैश्य शब्द निकलता है, और इसके बारे में आप अध्याय 5 में और विस्तृत से पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे याद रखिएगा, जनता या पूरे जनता मतलब 3 तरह से लोगों को बांटा गया, पुरोहित, राजा, जनता और पूरे समुदाय। ऋग्वेद में विष या जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए आप इसमें बहुत सारे आप इसमें आपको मतलब कि एक वंश परंपरा देखेंगे, जन देखेंगे इसमें से, जैसे कि आप पुरुजन एक है, फिर भरत जन देखेंगे और यदुजन देखेंगे, ठीक है ना। जन कह लीजिए या विष कह लीजिए, बात एक ही है। तो भरत जन पे जो है यदुजन और पुरुजन, ठीक है ना। तो ये एक जो है कम्युनिटी थी, मतलब आप कह सकते हैं एक ये समुदाय होता था जिसके ये जो है मुखिया होते थे, जो है पुरु जो है वो होते थे, और जन के वो मुखिया होते थे। इसी तरह से भरत जन हो गया, मतलब भरत से संबंधित जो भी लोग उनके साथ रहते थे, इस तरह से उनके जो है 3 डिवीज़न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनके बीच युद्ध भी हुआ करते थे जो है, और जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं, ठीक है ना। कहा जाता है कि जो है मुख्यतः जो है जो ये ऋग्वेद की रचना की गई थी, ठीक है ना। इन प्रार्थनाओं का मतलब हो गया कि ऋग्वेद की जो रचना की गई थी, अगर पूछे किन्होंने की थी तो कहा जाता है कि आर्यों ने किया था इसकी रचना। और ये अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, ठीक है ना, जिनसे इनका युद्ध हुआ था। चूँकि ये ट्रांसफ़र थे, तो और जो यहाँ के स्थानीय लोग होते थे वो द्रविड़ परिवार से होते थे, तो उन्हें ये आर्य और मतलब दस्यु कहते थे। और इन्हें ये कहा जाता था कि दस्यु लोग क्या होते हैं, वो यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो और ये शायद दूसरी भाषा बोलते थे। तो द्रविड़ भाषा हो सकता था, नॉर्थ ईस्ट के भाषा हो सकते थे, या जो भी इस तरह से भाषा होते थे, जो आपने 4 तरह के भाषा देखे थे, उन अलग भाषाओं को जो ये बोलते थे, तो इन्हें वो दास या दस्यु कहते थे। और ये खुद को जो भारतीय या यूरोपीय भाषा से संबंधित थे, वही अपने आप को आर्य कहते थे। और ये चूँकि यहाँ पे जो है आपको फिर दास व्यवस्था भी आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर पूछा जाए कि क्या ऋग्वेद में दास व्यवस्था थी, हाँ, तो ऋग्वेद में आपको गुलाम शब्द मिल रहा है, आपको दास प्रथा से संबंधित व्यवस्था भी मिल रही है। लेकिन ये ऋग्वेद के अंतिम स्तर पर आप इसे पुरुष सूक्त में जो है ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में पुरुष सूक्त एक था, ठीक है ना, उसमें आपको जो है मुख्यतः आपको जो है दास व्यवस्था देखने को मिलती है। और ऋग्वेद का जब अंतिम चरण आ रहा था, तो उस समय जो है इसकी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। दास क्या होते थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे। और दास वो होते थे जिन्हें जो है क्या होता था, युद्ध में बंदी बनाया जाता था, ठीक है ना। युद्ध में जो बंदी बनाए जाते थे, युद्ध में जो हार जाते थे और बंदी बना लिए जाते थे, वही दास होते थे। और इनके जो है मालिक ज़्यादातर जो है जो भी काम इन्हें कहते थे, वो उन्हें जब दास बन गए हैं तो उन्हें अपने सारा काम करना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। फिर उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में आपसे पूछ दे कि ऋग्वेद की रचना जो है, स्थान बताइए कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, तो आपको लगा देना है उत्तर पश्चिम। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंधु और सतलुज और इसकी सहायक नदियाँ और जो सरस्वती वगैरह नदियाँ थी, उनके जो है वो स्थान मुख्यतः जो है ऋग्वेद की रचना का स्थान रहा था। अब हम लोग जो है ये तो हमने देख लिया, आपने किताबों के बारे में देख लिया, ऋग्वेद के बारे में आपने देख लिया। अब आप एक दूसरी व्यवस्था सेम उसके इक्विवेलेंट, ऋग्वेद जब उत्तर में चल रहा था, तो दक्षिण में आप मुख्यतः एक दूसरी व्यवस्था देखते हैं जिसे महापाषाण कालीन सभ्यता आप कहा जाता है, ठीक है ना। तो महापाषाण कालीन सभ्यता आपको दक्षिण में दिखेगा। तो अब आपको जो है कब्र, जो आपको जो किताब में 2 शब्द यूज किया गया था, ऋग्वेद और कब्र, तो अब आप कब्रों के बारे में पढ़ेंगे, महापाषाणिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो मुख्यतः इक्विवेलेंट चल रही थी दक्षिण भारत में। तो खामोश प्रहरी जो है कहानी महापाषाणों की। तो महापाषाण क्या होता था, महापाषाण का मतलब होता था बड़ा पत्थर, ठीक है ना। महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है ना। महापाषाण सभ्यता जो है, महापाषाणकालीन संस्कृति क्या होती थी, सभ्यता नहीं कहिएगा, संस्कृति कहिएगा, चूँकि मुँह से निकल जा रहा है, ये संस्कृति ही थी। ये पत्थर दफन करने की जगह, ठीक है ना, क्या करते थे जब लोग मर जाते थे, ठीक है ना, मर जाते थे, तो उन्हें कहीं दफना दिया जाता था। और उसके साथ ही एक हॉल में जो पार्ट हॉल भी बना दिया जाता था, ताकि अन्य लोगों को भी साथ में दफनाया जाता था, मतलब। और इसके बाद में क्या किया जाता था, पत्थर ऐसे करके जो है लगा दिया जाता था, ताकि इसकी मुख्यतः ये पत्थर जो लगाए जाते थे, या फिर एक ही पत्थर जो है बड़ा सा खड़ा कर दिया जाता था इसे दफनाने के बाद। ऐसा मुख्यतः पहचान के लिए किया जाता था कि लोग को पहचान सके कि आखिर ये किसे दफनाया गया है, किसे इस कब्र में दफनाया गया है। क्यों?
क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि ना कहा जाता है कि एक परिवार के अन्य लोगों को भी फिर बाद में इसी में दफनाया गया है, इसके सबूत मिले हैं। तो ये पहचान के लिए मुख्यतः बनाया जाता था। और यह आप व्यवस्था देखिएगा तो ये आपको व्यवस्था मुख्यतः महापाषाण कब्र की जो व्यवस्था है वो आपको 3000 साल पहले आपको दिखेगी। इसका मुख्य आप जो ये प्रथा थी वो दक्कन में था, दक्षिण भारत में था, उत्तर पूर्वी भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट में था, और ये भी याद रखिएगा कश्मीर में भी था। इसका मतलब सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं था, ये कश्मीर में भी आपको मुख्यतः यही व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। मतलब जो भारत का पूरा क्षेत्र था उसमें आप जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था उसे छोड़कर भारत के अन्य क्षेत्रों में जो था वो महापाषाणिक सभ्यता ही चल रही थी। इक्विवेलेंट में सिर्फ जो है आरोप के द्वारा जो स्थान जो है उत्तर पश्चिम में जो है कैप्चर किया गया था, वहीं पे जो है ऋग्वेद की सभ्यता चल रही थी, मतलब ऋग्वेद से संबंधित व्यवस्था चल रही थी। बाकी बात सब में महापाषाणिक सभ्यता ही, महापाषाणिक संस्कृति ही चल रही थी। महापाषाण पूरा स्थल चित्र 2 में दिखाए गए हैं। आप जब ये चित्र 2 मतलब कहा जा रहा है कि आप इससे पहले जो है नवपाषाण या जो है पाषाणकालीन सभ्यता आप चैप्टर 2 में एनसीईआरटी के पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया गया है जो है किन किन स्थानों पे जो है वो महापाषाणिक पूरा स्थल को दिखाया गया है। तो उसमें आपको एक ब्रह्मगिरी भी दिखेगा जो कि कर्नाटक का एक पार्ट है, ठीक है ना। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो है कब्र है, ठीक है ना। और इसके आसपास आप ये देखिए, ये पत्थर को लगाया गया है, ठीक है ना। इस तरह से पत्थर को सारा लगा दिया गया है, ठीक है ना। और इन पत्थरों को जो है मैंने बता ही दिया क्यों लगाया गया जाता था लोग। और आप मुख्यतः जो है ये भी शब्द याद रखिएगा कि पुरातत्वविद गोलाकार में सजाया जाता था। ये देखिए, ये पूरा गोलाकार में है, ठीक है ना। ये कब्र है, एक मिनट, ये कब्र है देखिए। और कब्र में क्या होता था, ये पत्थर आप देखिए ऐसे गोलाकार में है ना। तो वही बोला है कि जो कब्र बनाए जाते थे और जो ये पत्थर सजाए जाते थे वो क्या होते थे, ये गोलाकार में जो है सजाए जाते थे। और उसके बाद से आपको जो है, और यहाँ पे आप ये देखिएगा इन कब्रों के साथ जो होते थे क्या होते थे, जो है कुछ सामान भी उनके साथ दफना दिया जाता था, ठीक है ना। जैसे सामान्यतः मृतकों के खास किस्म के मिट्टी के बर्तन जो होते थे जो यूज करते थे उन्हें दफना दिया जाता था। और मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे, मुख्यतः काले और लाल मिट्टी के बर्तन जो होते थे, वो मिट्टी के बर्तन का अगर पूछे कलर क्या होता था तो काला और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। इसको ब्लेड एंड रेड वेयर भी आप कह सकते हैं, BW जो है इसको आप कहेंगे जो है BRW, ठीक है ना। जो है ब्लैक रेड जो है वेयर, ठीक है ना। इसके साथ ही आप लोहे के औजार और हथियार भी देखेंगे। घोड़ा तो कि इम्पोर्टेंट था, घोड़ा का कंकाल मिला है और उसके साथ ही सामान मिले और पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। सोने वगैरह का जब दफनाया जा रहा है इसका मतलब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति यहाँ पे रहा होगा। यहाँ पे आपको ये देखिए लोहे का आपको लोहा का जो है वस्तु दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। फिर घोड़े के लिए जो उपयोग किया जाता था उसे दिखाया जा रहा है आपको। और इसके बाद से आपको जो है ये आप देखिए यहाँ पे आपको जो है कुल्हाड़ी एक आपको दिखाई जा रही है, ये कुल्हाड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको कुल्हाड़ी दिखाई जा रही है। ये आपको एक कटार दिखाया जा रहा है, मतलब आपको कटार मतलब समझ लीजिए आपकी चाकू वगैरह जो थोड़ा से ज़्यादा चाकू से व्यापक होते थे, तो उस तरह से ये जो है युद्ध वगैरह में ये सारा काम आता होगा। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना, जाहिर सी बात है आपने अभी देखा कि जो है कुछ ऐसे भी लोग थे जिसमें सोना चांदी दफनाया जा रहा है कब्रों में, तो इसका मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई देगा, ठीक है ना, आपको ब्रह्मगिरी दिख रहा है, ठीक है ना। आपको यहाँ बोल रहा है कि जो है मानचित्र 2 में आप जो है पाषाण काल में ब्रह्मगिरी को देख सकते हैं। और यहाँ पे व्यक्ति की कब्र में क्या होता है, जो है 33 सोने के मनके और शंख दिखाए गए। दूसरा एक कंकाल है, सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन ही दिख रहा है। और यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक भिन्नता, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाषाण कालीन जब भी आपको ये पूछा जाए कि क्या जो है पाषाणिक संस्कृति में जो है सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी, तो हाँ भिन्नता थी। कुछ लोग इसमें अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। अमीर और गरीब की स्थिति जब भी आ जाती है तो समझ लीजिए कि सामाजिक में अंतर है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, कभी कभी जो है इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें आपको कई वही चीज़ आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। कि जो है क्या होता था कि महापाषाण में एक से अधिक जो है कंकाल होते थे। और यह दर्शाया गया है कि शायद एक ही परिवार के को एक साथ अलग अलग समय में दफनाया गया है। मरने के बाद जो है पॉट होल बना दिया जाता था, पॉट होल के रास्ते में कब्रों में लाकर उसे दफनाया जाता था। और ऐसे स्थान गोलाकार
लगाए गए पत्थर या चट्टानों के चिन्हों का काम करते थे। मैंने भी कहा कि पत्थर जो होते थे वो क्या होते थे, एक चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार जो है शवों को क्या करते थे, शवों को जो है दोबारा जो है दफनाते थे। फिर आपको इनाम गाँव दिखेगा। इनाम गाँव जो है एक जो है पाषाणिक स्थल है, ठीक है ना, जिसमें आपको जो है पहला तो आपने देखा ब्रह्मगिरी, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी पाषाणिक जो है कब्रें हैं जो है, और इनाम गाँव भी एक उसमें से दिखाया जा रहा है। और ये जो है आपको इनाम गाँव जो है के बारे में बताया जा रहा है कि इनाम गाँव आप जो है मानचित्र में भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी क्या है, ये भीमा की सहायक नदी घोड़ 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 ये घोड़ कैसे याद रखिएगा, घोड़ा याद रखिएगा, और उसमें जो मात्रा है वो मात्रा हटा दीजिएगा, आपको घोड़ याद हो जाएगा। तो भीमा नदी की सहायक नदी, और इसकी पता हमें कब से मिलती है, जो है 3600 से लेके जो है 3700 साल पहले का ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे एक क्या होता था, वैक्स लोग को दफनाया गया है। यहाँ पे क्या होता था, सिर जो है उसका क्या होता था, उत्तर की तरफ होता था, ये ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि सिर जो है इनाम गाँव में या जो महापाषाण कब्रें जो बनाए जाते थे उनके सिर कैसे रखे जाते थे, तो उत्तर की दिशा में रखे जाते थे। और जो है घड़े जो है कुछ लोग जो लोग थे मरते थे तो उन्हें घर के आंगन में ही दफना दिया जाता था। उनके साथ जो है आपको बता ही दिया गया था, बर्तन वगैरह रख दिए जाते थे, पानी वगैरह रख दिए जाते थे जो है, ठीक है ना। और एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी है। 100 के पैर मुड़े हुए हैं। बता रहा है कि इनाम गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें क्या था, 100 के पैर मुड़े हुए थे जब एक 100 को ऐसे प्राप्त किया गया था। साथ ही अनाज का वहाँ पे एक गोदाम भी था। मतलब काफ़ी समृद्धि की बात की जा रही है कि काफ़ी समृद्ध थे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको हाँ, एक चीज़ आपको याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, एक जो है व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, चरक थे, ठीक है ना। चरक के बारे में आपको बताया जा रहा है। 2000 साल पहले आपको चरक थे, चरक नाम के व्यक्ति थे। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे, ठीक है ना, चरक। और इन्होंने क्या था, चिकित्सा शास्त्र पर, मतलब जीवन आपका कैसे चलेगा, ठीक है ना, जैसे आप कैसे जो है अच्छी तरह से रह सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक क्या किया था, एक उन्होंने जो है चरक संहिता की जो है पुस्तक थी, चरक संहिता की जो है उन्होंने इसके लिए रचना की थी, ठीक है ना। चरक संहिता नाम की जो है किताब लिखी थी। और इसमें उन्होंने बताया था कितने हड्डियों के बारे में बताया था, तो 360 हड्डियाँ बताई थी। और लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा आधुनिक विज्ञान में जो है 206 हड्डियाँ ही बताई गई थी। लेकिन चरक ने शायद दांतों को भी मिला दिया होगा, कार्टिलेज वगैरह जो थे उन सब की संख्याओं को गिन कर उन्होंने उनकी संख्या जो है 300 जो है 60 हो गई होगी। और जो वर्तमान में जो रचना विज्ञान जो है 206 बताता है, तो उसमें जो है इन जोड़ों को, कार्टिलेज को और दांतों को छोड़ दिया गया है। इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे आप देख लीजिए। तो इनाम गाँव में पुरातत्वविद को गेहूँ किस किस चीज़ की फसल के बारे में मिला है, आप ये देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ यूज करते थे ये। तो आप देखिएगा तो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हुई हैं आपको। हड्डियों पर जो है काटने के निशान हैं, और जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि लोग क्या होते थे, इसे खाते भी होंगे। साथ में आपको गाय, भैंस, भेड़, कुत्ता, घोड़ा आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी दिख रहा है, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही आपको कुछ जो है पेड़ पौधों से संबंधित चीज़ मिल रहा है आपको, जो है बैर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ जो इसके अंदर रस होती थी, ठीक है ना, इनके बीच में रस होती थी, उनकी उपयोग किया जा रहा है। अन्यत्र आप देख लीजिए, आपको बोल रहा है कि चीन को आप खोजिए। यहाँ पे 3500 मतलब भारत में जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो यहाँ पे लेखन कला का क्या हो गया था, जो है पूरे से पुरातन उदाहरण आपको मिलता है। क्योंकि आपको यहाँ पे मतलब चाइना में, हमारे यहाँ जो है क्या था, उस समय लेखन लोग लिखते नहीं थे, सिर्फ कंठस्थ करते थे और एक बात दूसरी बातों को ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन सेम टाइम में जो है चाइना में क्या थी, लेखन पद्धति, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी जो है लिखावट है, इस तरह से वो लिखते थे। और ये मुख्यतः क्या होता था, ये भविष्यवाणी करने के लिए लिखते थे। मतलब आप पूछ सकते थे कि वो पूछते थे कि इन पत्थरों पर या जो है इन हड्डियों पर लिखा जाता था। देखिए जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है ये, और ये एक भविष्यवाणी के रूप में काम करते थे। मतलब इसमें हड्डियों पर ये लिखा जाता था कि जैसे कि युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पुत्र होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और इस तरह के सवालों के जवाब जो है इसमें दिए जाते थे। और जो है आप यहाँ पे आप देखिएगा तो जो है
यहाँ की आप खासियत जो चाइना में आप जो देख रहे हैं, यहाँ के जो है शहर राजा क्या होते थे। आप यहाँ पे आप राजा को देखिएगा तो आप देखिए शहरों में महल बना के रहते थे। मतलब यहाँ के राजा की जो इम्पोर्टेंस थी चाइना के, वो राजा महल में रहते थे। उनके पास बेशुमार बहुत सारे धन दौलत होते थे और नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। याद रखिएगा, जो चाइना में था इनके लोग, लोहा के लोग ये इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि जो है लेकिन जो है जो ऋग्वैदिक लोग थे वो लोहे का इस्तेमाल ग्रहण करते थे। महापाषाणिक संस्कृति में आपने देख लिया कि जो है कि लोहे के जो है शवों के साथ दफनाने के आपको साक्ष्य मिले। इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।